बजट क्या होगा मोदी सरकार का? इस बजट के जरिए क्या वाकई न्यूनतम जरूरतें जो इस दौर में सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के दायरे में चली गई, उसे नरेंद्र मोदी समेटने की कोशिश करेंगे? कल ही बात हुई है एनआरएचएम, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, और इन सब के मद्देनजर अब ये क्या माना जा सकता है कि जिसका जिक्र एक वक्त सेंट्रल हॉल में किया गया था, हाशिए पर पड़े तबके, किसान मजदूर की बात, बजट में कुछ होगा या सब कुछ हवा हवाई? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इन सब के बीच टैक्स रिफॉर्म की बात हो रही है, जीएसटी की बात हो रही है, गार की समीक्षा की बात हो रही है, और इन सब के साथ कॉरपोरेट की नई भागीदारी, प्राइवेटाइजेशन की बात, ये सारी बातें इसी दौर में चल निकली है। संकेत क्या है, सब पर बात होगी, लेकिन जो दृश्य इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति भवन के बाद लौटकर दोबारा संसद भवन वित्त मंत्री अरुण जेटली पहुंच चुके हैं। अरुण जेटली ऐसा नहीं है कि एकदम अनुभव नहीं, अरुण जेटली दरअसल वाजपेयी सरकार के दौर में, याद कीजिए तो कॉमर्स मिनिस्ट्री भी देख चुके हैं। लेकिन सवाल इन सब के बीच ये है कि जो जनादेश मनमोहन सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से गया, और इतिहास में आजादी के बाद से एक पहला मौका कांग्रेस को देखना पड़ा कि जब उसके तमाम प्रयोग जनादेश के जरिए जमीन में गाड़ देने वाली स्थिति तक में ले आए, 44 तक का आंकड़ा पहुंच गया। तो भारतीय राजनीति में बजट चुनावी जीत हार के जरिए क्या तय होता रहा है, या माना यह जाए कि आर्थिक सुधार के बाद जो लकीर इस देश में खिंची थी, पीवी नरसिम्हा राव का दौर, वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह और उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह, ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि क्या वर्ल्ड बैंक को लेकर जो समझ थी, जो समझ भारत के बाजार को खोलने को थी, उसको अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने ट्रैक 2 कह के बढ़ाया जरूर, लेकिन क्या मोदी सरकार के दौर में नए तरीके से उसे गढ़ा जाएगा? और गढ़ने की स्थिति में इतनी पारदर्शिता लाई जा रही है कि कड़वी दवा और जनादेश के बीच सरकार अपने आप को खड़ा हुआ पा रही है। हमने आप लोग के लिए खास व्यवस्था की। हम ये भी आपको बतला दें कि दरअसल अगर मोदी जिस वातावरण से निकल कर आए हैं उसमें चाय का ढाबा अक्सर मशहूर होता चला गया, तो उसकी व्यवस्था हमने खास तौर से की है, और देश के जाने माने विशेषज्ञ वहां पर आपको मिलेंगे बैठे हुए, जो कि चाय की चर्चा के साथ इस बात का जिक्र करेंगे कि वाकई इकोनॉमी की रफ्तार या अर्थव्यवस्था का जो मिजाज होना चाहिए वो किस दिशा में जाएगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। प्रांजल, जो कि आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सामाजिक और तमाम चीज़ों को समझने के लिए जो सामाजिक परिस्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अर्थव्यवस्था की पैनी दृष्टि क्या हो सकती है, अभय कुमार दुबे जी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, वह भी हमारे साथ हैं, और विनोद जैन साहब, वो भी हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले संसद भवन, मौसमी, बताइए क्या मिजाज है और कब तक सब चीज सामने आएंगी? जेटली साहब पहुंच चुके हैं और आम बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं अपने पिटारे के साथ। क्या ये पिटारे में देश की उम्मीदें, देश की आकांक्षाएं और सपने हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उनके साथ है। मैम, आपको लगा है देश की उम्मीदें सारी टिकी हुई है इस बजट से, आर्थिक सुधार के रास्ते निर्मला सीतारमण जी के पीछे साथ में वित्त राज्य मंत्री अरुण जेटली के साथ आप पहुंच गए हैं पार्लियामेंट में, और अपने पिटारे के साथ कैमरा के सामने पोस्ट कर रहे हैं। एनडीए सरकार का पहला बजट है और जाहिर है कि देश की उम्मीदें इस बजट पर टिकी हुई हैं। क्या वाकई में एनडीए सरकार आर्थिक सुधारों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकेगी? सबकी नजरें आज वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनके आम बजट पर होगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। दरअसल हर सेक्टर की नजर है। वेणुगोपाल धूत साहब वीडियोकॉन के चेयरमैन है इस वक्त हमारे साथ, वह भी जुड़ चुके हैं। धूत साहब, क्या लग रहा है, क्या भरोसा, क्या आशा या क्या उम्मीद? देखिए, एक बेहतरीन बजट तो आना ही है। सबसे बड़ा जो है कॉमन मैन के लिए जो है वो इलेक्शन के टाइम वादा किया था कि इन्फ्लेशन जो दाम बहुत बढ़ चुके हैं वो हम कम करेंगे, तो उसके लिए जरूर कुछ किया जाएगा, पर ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। फिर भी जो लोग हैं जिनको जरूरी है, उनकी जरूरी की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर तो दाम इमीडिएट कम किए जाएंगे, पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी जाएगी। इस देश में पहले क्या हुआ कि पॉलिसी पैरालाइज हो गई,
तो 2 साल तो डिसीजन लिए ही नहीं, वो सब डिसीजन फिर से शुरू करने पड़ेंगे, तो उसको टाइम लग जाएगा, 2-3 साल के टाइम के ही प्लानिंग से आएगा। पर इमीडिएट क्या करना है, तो फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे, जिसके अंदर फिस्कल डिफिसिट कम करने के लिए रेवेन्यू साइड को एकदम कम करेंगे, रेवेन्यू साइड बढ़ाएंगे और एक्सपेंडिचर कम कर देंगे। तो इस प्रकार से देश में एक अच्छी तरह से फिस्कल मैनेजमेंट रहेगी। उसके कारण फॉरेनर्स जो है वो अभी यहाँ पे नहीं आ रहे, फॉरेनर नहीं आ रहे, उसका कारण यह है कि एक रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन लाया था और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, लाइसेंस कैंसिल किए जाते हैं। तो इन सब बातों में बजट में डेफिनेटली, जिसे वो पॉलिसी स्टेटमेंट कहते हैं, वो देंगे, ताकि फॉरेनर्स लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे। फॉरेन में बहुत पैसा है। आज अगर फॉरेन का अच्छे से अच्छा पॉलिसी दी जाए तो 10 लाख करोड़ फॉरेन से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, FDI के रूप में, FI के रूप में और NRI डिपॉजिट के हिसाब से। तो इस प्रकार से ये जो पैसा आएगा, इसका देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है इसके लिए काम आएगी, उससे लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और देश में ज्यादा से ज्यादा में जो है वो अभय कुमार दुबे जी, हम जरा इसके दूसरे पर्सपेक्टिव को टटोलते हुए चले हैं धूत साहब। अभय कुमार दुबे जी, मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे, खांटी पॉलिटिशियन के तौर पर नरेंद्र मोदी है, अंतर क्या आएगा दोनों के बीच में? देखिए, मनमोहन सिंह जी को अपनी जो राजनीतिक आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति के लिए सोनिया गांधी की तरफ देखना पड़ता था, जो कि नरेंद्र मोदी को नहीं देखना है। जैसा कि मैंने कल भी इसी आज तक के कार्यक्रम में कहा था, नोट देने वालों का और वोट देने वालों के 2 एयरटाइट कंपार्टमेंट होते हैं हर व्यवस्था में, हर समाज व्यवस्था में और अर्थव्यवस्था में। इन दोनों के बीच में राजनीतिक समाज जो है, जो पॉलिटिशियंस हैं और सरकार है, इन दोनों के बीच में पुल का काम करते हैं। ये पुल जब इधर-उधर, आप सिर्फ पावर सेंटर का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, पावर सेंटर का जिक्र नहीं कर रहा हूं। उस समय कई पावर सेंटर थे। नहीं, मैं पावर सेंटर का, हाँ, बात वही है। अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी में क्या अंतर है? अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी में कोई फर्क नहीं है। इसलिए फर्क नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 2 पावर सेंटर ठीक तरीके से नहीं थे। जो अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो दोनों काफी ओवरलैपिंग थी, काफी परस्पर व्यापी था उन दोनों की काम करने का तरीका। आगे चलकर जैसे जैसे एनडीए सरकार आगे बढ़ी थी, आपको याद होगा, उसमें 3-4 साल के बाद 2 पावर सेंटर दिखाई देने लगे थे, जब ये कोशिश हुई थी कि लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। कमेंट यहां पर चाहेंगे, हम सीआईए भी चल रहे हैं प्रांजल, लेकिन एक कमेंट यहां पर आपसे जरूर चाहेंगे कि मोदी जिस परिवेश से आए, जिस परिवेश को संग देखता है, एक इकोनॉमिस्ट इस देश का क्या सोच रहा होगा, क्या होने वाला है? मेरे ख्याल इकोनॉमिस्ट जो पिछले कुछ सालों से कह रहे हैं कि जो नीतियां हैं वो जानी मानी नीतियां हैं, जो करना है वो भी जाना माना है, कार्यान्वित करने में विफल रहे हैं पुरानी सरकारें, और इसलिए इकोनॉमिस्ट अब ये नहीं कह रहे हैं कि आप नई नीति बनाइए, वो कह रहे हैं जो भी नीति है उसको अमल में लाइए। और वो अमल में लाने की जो प्रक्रिया थी वो यूपीए 2 ने पूरी तरह से बंद कर दी थी। मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जिस तबके से आए हैं उनको मालूम है जब तक अमल में नहीं लाया जाएगा, जब तक ऑफिसर्स को और मंत्रियों को काम पे नहीं बिठाया जाएगा और बोला नहीं जाएगा भैया ये काम करो इस टारगेट के अंदर, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं है। आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, टैक्स में क्या लगता है कि वाकई कुछ बेहतरीन चेंजेस आने वाले हैं? देखिए, टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है भरोसा, सरकार पर टैक्स पेयर का भरोसा कि पुरानी डेट से तो नहीं बदल देंगे, और जो हम ठीक से अपने रिटर्न दायर करेंगे उसमें भी जरूरत से ज़्यादा टैक्स तो नहीं मांग लेंगे। कई हजार करोड़ के टैक्स विदेशी निवेशकों पर लगाए गए, तो उससे विदेशी निवेशकों का हिंदुस्तान में आना काफ़ी हद तक कम हो गया। तो एक भरोसा जो है आम आदमी के ऊपर जरूरी है। 3 चीज निकल कर आ रही है। एक तरफ पहली बार खुद निर्णय नरेंद्र मोदी को लेना है, क्या इकोनॉमी हो, किस रूप में हो। दूसरी बात, इस दौर में टैक्स रिफॉर्म की जो जटिलता होनी चाहिए उसको खत्म कर दिया जाए और सरलता के साथ चीजें सामने आए। और तीसरी बड़ी चीज है, इस दौर में राजनीति सरोकार के साथ अगर इस देश में जनादेश के जरिए आई है तो इकोनॉमी भी उसी दिशा में आनी चाहिए। अंजना, आप सीआईआई में मौजूद है, वहां क्या राय है? बिल्कुल यही जानने की कोशिश करते हैं प्रसून। हम सीआईआई में इस वक्त मौजूद हैं और सीआईआई के प्रेसिडेंट हमारे साथ मिस्टर अजय श्रीराम यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जीसीएम श्रीराम लिमिटेड के। हमारे साथ एक और खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जीवी संजय रेड्डी जी, जो कि वाइस चेयरमैन हैं जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के। इन दोनों से समझने की कोशिश करते हैं कि अजय साहब, इस बार जनता चाहती है कि अरुण जेटली जी बस सांता क्लॉज की टोपी लगाएं
जादू की छड़ी घुमाए और मोदी साहब वाले अच्छे दिन दरवाजे पर आ जाए। अब ये अच्छे दिन सबके होने हैं, ये इंडस्ट्री का भी होना है, ये आम आदमी का भी होना है, ये सरकार के नजरिए से भी होना है कि जिस तरह की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल बीमार हालत में दिख रही है। आप लोगों की उम्मीदें क्या है? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में हाँ। आप स्टेप्स मत लीजिए जिससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे असर पड़ेगा। ठीक है। अल्टीमेटली पहली बार मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी जब अपनी कैनवसिंग भी कर रहे थे, पहली बार भारत में, जब मुझे याद है पिछले 20 सालों का, कि सब्सिडीज फ्रीबीज उस पर नहीं आए, वो आए हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ पर, और डेवलपमेंट और ग्रोथ पे थोड़ा टाइम लगता है। तो हम तो चाहते हैं कि आप डायरेक्शन सेट करिए, आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच सेट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब्सिडी कंट्रोल पे, फिस्कल डेफिसिट पे। मेरे ख्याल से इन चीजों को ग्रिप में लाने में ज्यादा जरूरी है, रादर कि 2 महीने 3 महीने कि आप कुछ और फ्रीबी दे दें जिससे फाइनेंशियल कंडीशन देश की और खराब होगी। मतलब इकोनॉमिक सर्वे के जरिए जो पॉइंटर्स आए वो तो आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि सब्सिडी कम होने की बात हो रही है, मनरेगा जैसे तमाम स्कीम्स है उस पर रीथिंकिंग करने की, हाँ, रीडायरेक्शन देना, रीडायरेक्शन क्या हो सकता है, और इंडस्ट्री के नजरिए से आप लोग क्या क्या चाहते हैं? 3-4 चीजें मैं कहूंगा इंडस्ट्री के हिसाब से। एक तो देखिए, देश को इन्वेस्टमेंट्स तेजी से चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स चाहिए। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा जॉब्स नहीं आएंगे। 1-2 चीजें जिससे असर पड़ा है, एक तो जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हुआ था 3 साल पहले 4 साल पहले, उससे बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट हुआ है। मैं पूरा विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर जी आज एटलीस्ट ये अनाउंस करेंगे कि ये फ्यूचर में नहीं करेंगे, और जो पास्ट का है उसको देखेंगे। दूसरा, फिस्कल कंसोलिडेशन करना जरूरी है, सब्सिडीज देना जरूरी है। हम ये नहीं कहते नहीं दीजिए, लेकिन हम ये कहते हैं आप कोई सिस्टम निकालिए, आधार है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, आप उनसे उन दोनों को देखकर कुछ सिस्टम निकालिए ताकि पैसा वहां जाए जिनको जाना चाहिए। हाँ, जो डिजर्विंग है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण 2 बिंदु आपने कहे। एक तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आप चाहते हैं कि उस पर एक कंक्लूसिव ऐलान हो कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। वो इंडस्ट्री को बहुत धक्का लगा वोडाफोन और पूरे मामले में सबने देखा। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि सब्सिडी जाए तो सही तरीके से जाए, और उसी को जाए जिसकी जरूरत है, और एक टाइमबद्ध तरीके से उसको धीरे धीरे घटाया जाए। तीसरा मैं ये कहूंगा एक छोटा सा कि एक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस देना चाहिए, क्योंकि वहां पे जॉब्स क्रिएट होंगे, तो वो बहुत जरूरी है। आप चूंकि पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से, और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है, हम जाते हैं अलग देशों में तो देखते हैं कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले दशकों में कहां से कहां पहुंच गया है, और हम उसमें कहां रहे, ना हम स्पीड की ताकत समझ सके, ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बढ़ाना उसकी ताकत समझ सके, और इसीलिए आज इतना हैंडीकैप्ड फील करते हैं। इस सेक्टर में खास तौर पर क्या हो सकता है? इस सेक्टर पे बहुत हो सकता है अंजना। लास्ट 2-3 इयर्स तो बहुत मुश्किल था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, और वो प्रॉब्लम्स बहुत थे, 1 या 2 नहीं, पर वो फिक्स करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहिए, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना है सब मिनिस्ट्रीज, एंड सेकेंडली वो इंटेंशन जो है, इफ दे हैव अ वेरी क्लियर इंटेंशन कि ये फिक्स करना है, बहुत इजी फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक तो क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस सडनली आ गए हैं, इधर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जब कंस्ट्रक्शन हो गया है प्रोजेक्ट में, सडनली चेंज कर दिए तो लॉज एंड रूल्स एंड टर्म्स बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वन। सेकेंड थिंग इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, बहुत डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, वो कोर्ट्स में रिजोल्व करने के लिए बहुत साल हो रहे हैं, इसीलिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, 3 to 6 months, सेपरेट कोर्ट, सेपरेट ट्रिब्यूनल्स, पूरा डिस्प्यूट्स रिजोल्व करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट लगता है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, उसमें बहुत डेट के लिए हम सोचते हैं कि बॉन्ड मार्केट्स रिवाइव करे तो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टैक्स बेनिफिट्स दिए तो वो जरूर बहुत अच्छा रहेगा। वो जरूर है। अजय जी, चलते चलते एक छोटा सा सवाल आपसे श्रीराम साहब, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात हो रही है, इंडस्ट्री इस वक्त क्या कर सकता है देश के लिए? छोटा सा जवाब। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री आजकल 3-4 चीजें कर सकती है फोकस तरीके में। जो देश में $1 ट्रिलियन की बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए अगले 5-6 सालों के लिए, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और प्राइवेट सेक्टर के पास पूरा पैसा नहीं है। कोई पीपीपी पार्टनरशिप जैसे आप कह रही हैं वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन इस पे एक तो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, क्या तरीका है। दूसरा, मेरे ख्याल से रियलिस्टिक तरीके से जो यूजर चार्जेस हैं वो होने चाहिए। देखिए, अगर मैं ट्रेन पे जाता हूं या बस पे जाता हूं या प्लेन पे जाता हूं या सड़क पे जाता हूं, तो मैं कोई एक सर्विस इस्तेमाल करता हूं, तो उसके लिए यूजर चार्जेस मुझे पे करने चाहिए जो रियलिस्टिक है।
बहुत महत्वपूर्ण। प्रसून, आप समझ गए होंगे इशारा। तमाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए इंडस्ट्री भी तैयार है, लेकिन उसका ये कहना है कि आप सिर्फ वोट के लिए अगर साधन बना लेंगे उन सुविधाओं को जो आप जनता को दे रहे हैं, राशनलाइजिंग नहीं करेंगे प्राइसेस की, आप नहीं, अगर कोई किसी चीज की सवारी कर रहा है, खासतौर पर रेल और तमाम यातायात पर भी इनका इशारा है प्रसून, यानी लोगों को भी समझना होगा कड़वी दवा की जो कीमत है, और वही शायद इंडस्ट्री की भी तरफ से समझाया जा रहा है। प्रसून, इंडस्ट्री क्या चाहती है बीते 30 बरस में तकरीबन नजर आया है। इस देश में जीडीपी के भीतर इंडस्ट्री, या कहें आज़ादी के बाद से तकरीबन 5 से 6% का ही ग्रोथ हुआ है, 13% से 18-19% तक पहुंची है। एग्रीकल्चर तो 40-45% नीचे जीडीपी में गया। प्रांजल, एक सवाल जहन में आता है, हम चूंकि इंडस्ट्रियलिस्टों को सुन रहे थे, कॉरपोरेट के मिजाज को समझ रहे थे, इस देश का ओरिजिनल मिजाज मोदी के जनादेश से आप एक अर्थशास्त्री पत्रकार के तौर पर कैसे दिखते हैं? देखिए, मुझे लगता है जो कारोबारी जगत चाहता है और जो आम आदमी चाहता है उसमें विरोधाभास नहीं है। हर साल 5 लाख नए युवक और युवतियां आ रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए। कहाँ हैं नौकरियां? उनको नौकरियां देने के लिए कारोबारी जगत तैयार है, लेकिन उनके पास न तो पैसा है क्योंकि ब्याज दर बढ़ी हुई है, ना उनके पास डिमांड है, जो कुछ अगर उत्पादन करें तो खरीदने वाले भी नहीं है क्योंकि खरीदने वालों की जेब में पैसा नहीं है। तो ये सब एक जुड़ा हुआ एक सर्कल है प्रसून। मोदी जी ने सिर्फ ये बोला है, नरेंद्र मोदी का कहना है कि कारोबारी जगत और आम आदमी की ज़रूरत एक है, वो आप विकास बढ़ाइए और नौकरियां बढ़ाइए। अगर सिर्फ एक चीज़ इस सरकार को करनी है वो है नौकरियां बढ़ाना, उससे बाकी सारी दिक्कतें जो हैं काफ़ी हद तक सुलझ सकती हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्या इस देश में विदेशी निवेश होगा तभी रोजगार के रास्ते खुलेंगे, या इस देश में विकास का मॉडल ही पूरा फ्रॉड है? और जिस तरीके से विकास होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भाषण बुंदेलखंड में भी देना पड़ा था और वो बेंगलोर में भाषण दे रहे थे, लेकिन जिक्र इस देश के मर्म को लेकर बार बार कर रहे थे क्योंकि वहां पर वोट चाहिए था। तो क्या वोट और इकोनॉमी दो रास्ते पर चल सकती है? खोज विदेशी निवेश की हो रही है, माना यह जा रहा है निवेश आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार बढ़ेगा और उसके बाद इस देश में एक तरह के शांति का माहौल होगा। इस देश के भीतर जो शख्स पैसा लेकर बैठा हुआ है उसके लिए सरकार के पास क्या रास्ता है? और अगर रास्ता वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीकृत व्यवस्था में है कि एफडीआई पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा, तो फिर ये रास्ता कहीं निजी निवेशकों, देसी निवेशकों को निराश तो नहीं करेगा? विनोद जैन साहब, क्या यही स्थिति है कि पहले देसी निवेशकों को देखिए बाद में विदेशी को? देखिए, जहां तक देसी निवेशकों का सवाल है कि आम आदमी के पास, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो आम आदमी है, सबके पास काफ़ी सरप्लस पैसा है जो काफ़ी समय से उनको दिख नहीं रहा है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें। आप रिलायंस का देखिए, उन्होंने 1,80,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया। पब्लिक सेक्टर के पास 2 लाख करोड़ के लगभग एक्स्ट्रा पड़ा है, कैश इन हैंड पड़ा है। और बहुत सारी कंपनी, नाम नहीं लेना चाहिए, किसी के पास 10,000 करोड़, किसी का 20,000 करोड़ सरप्लस कैश इन हैंड बुक्स में नजर आ रहा है। जब ये पैसा घूमता है तो ये कम से कम 100 गुना हो जाता है M3 के नियम के हिसाब से। तो अगर हम अपने अंदर के पैसे को भरोसा दे सकते हैं कि आप पैसा लगाएंगे तो आपके साथ ट्रीटमेंट सही होगा, आपको एटमॉस्फेयर ठीक मिलेगा, आपको पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा, आपको करप्शन तंग नहीं करेगा, आपको जमीन ठीक दाम पर मिलेगी, पावर मिल सकेगी, तो डेफिनेटली हमारे देश में तरक्की तेज से होने वाली है। और जब हमारे देश में तरक्की तेजी से होगी तो विदेशी तो अपने आप दौड़े चले आएंगे। लूपहोल्स कहां पर हैं अभय जी? देखिए, होता यह है कि जैसे बजट के पहले हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, जो निजी क्षेत्र, जो मानते हैं कि निजी क्षेत्र को ही जो हमारा ग्रोथ का इंजन होना चाहिए, उनको लगता है कि निजी क्षेत्र के साथ अभी तक न्याय नहीं हो रहा है, मतलब। और निजी क्षेत्र के जो आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि निजी क्षेत्र उन कसौटियों पर खरा उतरने में नाकाम रहा है जिसकी उससे अपेक्षाएं थी। जैसे मान लीजिए पिछले 10 साल के अंदर इस देश में बहुत सारे स्कैम हुए, लाखों करोड़ रुपए के स्कैम हुए। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि निजी क्षेत्र का दामन पूरी तरीके से साफ है, उसने कुछ भी नहीं किया उसके अंदर। वो लगातार उन स्कैम के खिलाफ खड़ा रहा, उन स्कैम के खिलाफ संघर्ष करता रहा, उसने उस घोटालों में भागीदारी नहीं की। समस्या ये है कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं, इससे मामला नहीं होने वाला है। दोनों को ही अपने इरादे बहुत ही पाक साफ करके दिखाने होंगे। केवल ये कहना कि सरकार हमारे लिए रास्ते नहीं साफ करती, देखिए 1990 के बाद से, उससे पहले के ज़माने में देखिए निजी क्षेत्र के लिए बहुत से रास्ते साफ हुए हैं। उतने नहीं साफ हुए हैं लेकिन बहुत से साफ हुए हैं। लेकिन निजी क्षेत्र ने भारत को नौकरियां, प्रांजल ने कहा नौकरियां कैसे बढ़ेंगी? जब तक भारत मैन्युफैक्चरिंग जायंट नहीं बनेगा तब तक नौकरियां कैसे बनेंगी? मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत की निजी पूंजी की जिम्मेदारी है। निजी पूंजी का पूरा चरित्र भारत में शॉपकीपर का रहा है।
आज तक का, उसने अभी तक वो इंटेंट, वो इरादा नहीं दिखाया है जो किसी जमाने में अमेरिकी पूंजी ने और यूरोपियन पूंजी ने दिखाया था। अब आपका पूरा रवैया शॉपकीपर का है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है। रिस्क दोनों पक्षों को बराबर बराबर उठाना चाहिए। निजी क्षेत्र चाहता है कि सारा रिस्क सरकार उठाए और सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट चांदी हम काटें। तो ये जो पूरा मामला है, ये विनोद जी की ये बात सही है कि सरकार को फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना चाहिए, जो सरकार नहीं करती है। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, उसको भी सामने लाना चाहिए।